अध्यक्ष महोदय, आज बजट पर मुझे अपना और अपनी राजस्थान की जनता की तरफ से उन हकीकत की ओर लाने का प्रयास करूंगा। मैं सोचता हूं कि बजट हर राज्य के विकास का एक मेरुदंड बनता है और इसी बात को ध्यान में रखकर के अब तक जनता ने क्या दिया और हमने उसका क्या उपयोग किया, यही वास्तव में बजट की सबसे बड़ी सेंसिटिव है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तौर तरीके से हमने अब की बार जो बजट बनाया है, मेरे हिसाब से मैं कोई बहुत अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन अगर इन आंकड़ों को देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो ये धरती पर कोई दुनिया की ताकत नहीं उतार सकती। ये गुलाब चंद कटारिया आज इस सदन में कह रहा है। पढ़ने और सुनने से हर आदमी को अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन इसके जब तह में जाते हैं तो इस अच्छाई को ज़मीन पर कैसे लाओगे? वैसे ही लाना होगा जैसे इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाएगी, इंदिरा जी आएगी, गरीबी मिटाएगी, 71 का नारा है। अब 50 साल में गरीबी मिट गई देश की, आज तो बहुत देश धनवान हो गया, वैसी दुर्गति इसकी होगी। आपने एक और नारा लगाया, देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस को वोट दो। देश को तोड़ा किसने? देश में देशद्रोही पैदा किसने किए? या बम फटकने वाले लोग किसने लाए? कौन लाया? इसके बारे में जो, और ऐसा कैसा पिछली बार आपने बजट में कहा, आज भी मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 9, 10 कर्जे माफ हो गए। 1 लाख से अधिक लोगों की ज़मीनें कुर्क हो गई, कुर्क। ऐसा क्यों करो जो हमसे संभव नहीं होता है? उतना ही बोलो जितना संभव हो सकता है। आपने कहा था सब संविदा के 3 लाख लोगों को हम सबको पक्का कर देंगे, कर दिया ना? वो नारा तो बाहर था, चलो वहाँ का हिसाब और कभी करेंगे। आपने जिस प्रकार की बातें कह कर के जनता को गुमराह, सब बेरोजगारों को 3,500 करोड़ रुपया, 350 मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान ईमानदारी से इस और ले जाना चाहता हूं कि इन आंकड़ों को देखने का प्रयास करिए। विद्वान लोग हैं आपके साथ बड़े बड़े, मैं तो विद्वान नहीं हूं। ये जो राजस्व प्राप्तियां हैं, ये राजस्व प्राप्तियां 15-16 में 1,285 करोड़ रुपया थी। वो 16 में बनी 1,09,000, 17 में बनी 1,27,000, 18-19 में बनी 1,37 और उसके बाद 19-20 में ये आई है 1,40। आप इन आंकड़ों को देखने से ये तो समझ में आता है कि हर साल जो वृद्धि है रेवेन्यू रिसिप्ट में, वो एक सामान्य स्तर के हिसाब से ही चल रही है, कोई एकदम चमत्कार नहीं हुआ। पर आप चमत्कार करने वाली ताकत हो। आपने देखा होगा कि आपने 19-20 में जो बी लिया था, वो लिया था 1,64,000 करोड़ और आपने जो एक्चुअल आया वो हो गया 1,40। मतलब अब तक जो सोचते थे उससे अनकरीब पहुंचते थे। कभी कभी कोई 2-3 हज़ार घटता था, सीधा का सीधा 1,64 आपने अनुमान किया, 1,40 आया, सीधा का सीधा 23,890 करोड़ रुपये का रेवेन्यू डिफिसिट हो गया आपका 19-20 में। फिर आपने 20-21 में आया, कोरोना के कारण थोड़ा बहुत कह सकते हैं, 1,73,000 करोड़ माना, आप एक्चुअल में आ गए 20-21 में 1,34 पर। 1,73 आपने सोचा, 1,34 पर आ गए। अब आपने 21-22 का जो बी लिया, उसमें आपने 1,84 माना। अभी रिवाइज एस्टीमेट जब किया तो आपने 1,89 माना। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ कि जो मैं कुछ समझ पाया हूँ, दिसंबर तक अभी राजस्थान की रिसिप्ट जो हुई है वो 1,16,000 करोड़ रुपया हुई है, 1,16,000 करोड़ रुपया। अब मैं आपसे थोड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, और अब की बार तो आपने और भी कमाल कर दिया। पिछली आपकी जो रेवेन्यू रिसिप्ट जो 20-21 में एक्चुअल आई है वो 1,34 आई है। अब की बार आपने रेवेन्यू रिसिप्ट सीधा लेके 2,14,000 करोड़। क्या ये वृद्धि संभव है? अब मैं बता,
क्या ये वृद्धि की जा सकती है? वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 22-23 में अनुमान बहुत ही गलत तरीके से लोक लुभावने के उद्देश्य से लगाया गया है, जो कि वास्तविकता से परे है। प्रथम तत्व तो यह है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में मांगों की अनुसूची पृष्ठ 1 पर संकेतित निधि के तहत राजस्व प्राप्तियों की वित्तीय वर्ष 22-23 में 2,14,977 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान दर्शाया है। यह कदम ही कपोल कल्पित है। मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको इसको आने वाला समय इस बात को साबित करेगा कि ये कपोल कल्पित है कि नहीं, या यूँ कहूँ कि यह एक जादूगर की जादूगिरी है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हकीकत तो यह है कि वित्तीय वर्ष 20-21 में मैंने जो अभी आपको बताया था, 20-21 में राजस्व प्राप्तियां 1,34,307 करोड़ ही रही थी। इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अनुमान 21-22 से 1,84,330 करोड़ रुपया बताया गया, जिसे बढ़ाकर 1,89,000 करोड़ किया गया। यह अनुमान वास्तविकता से एकदम परे है। अतः सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि चालू वित्तीय वर्ष जो अभी चल रहा है, जिसमें आपने 1,89 इसका आरई लिया है, उसका जो मैंने फिगर देखा है दिसंबर 31 तक जो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट हुई वो 1,16,185 करोड़ हुई है। आपका जनवरी का महीना भी आ गया, विद्वान लोग आपके साथ बैठे हैं, मुझे यही बता दें कि 31 जनवरी के दिन राजस्थान का रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था। अब बचे हुए 2 महीने में हम क्या चमत्कार करेंगे कि अब इस रेवेन्यू रिसिप्ट को पूरी कर लेंगे। 2022 तक कितनी राजस्व प्राप्तियां हो चुकी यह कृपया सदन पर रखें और कृपया यह भी स्पष्ट करें कि 2 बाकी के माह में शेष रही प्राप्तियां क्या प्राप्त हो जाएगी। यदि नहीं तो साफ है कि सरकार ने यह अनुमान केवल वाहवाही लूटने के लिए प्रदर्शित किया है और यहाँ तक कि सीमित नहीं है। रहते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में 22-23 में बजट अनुमानों में इन प्राप्तियों की राशि को बढ़ाकर 2,14,000 करोड़ 977 करोड़ किए। इससे तो ये जाहिर होता है कि वर्ष 20-21 में जो एक्चुअल आपके पास आ गया था उससे आप लगभग 80,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ाओगे। 80,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ाओगे। ये चमत्कार अब तक के तो इतने बजट मैंने देखे हैं 14 से लेकर के अब तक, उसमें कहीं मुझे दिखाई दिया नहीं। आपके यहाँ टैक्स में छोड़ रहे हो आप, ये भी छूट मिल रही है, ये भी छूट मिल रही है, तो फिर ऊपर से आमदनियाँ पड़ेगी जिसके कारण से थैला भरोगे। मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या कहना चाहते हैं। नज़र डाली जाए तो किसी को भी 2 साल में राजस्व प्राप्ति इतनी वृद्धि कभी भी नहीं हुई। फिर ना जाने गहलोत सरकार ने किस चमत्कार की उम्मीद से ये अनुमान लगाया। ये आंकड़े वास्तव में सदन को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। इस प्रकार बजट अनुमान के प्राप्तियों की तुलना में हकीकत में राजस्व प्राप्तियां कम होने से राजस्व घाटा जो कि सरकार ने वर्तमान में प्रस्तुत बजट जो अभी आपने किया है वो राजस्व घाटा आपने माना है 23,488 करोड़ और मैंने आपको 80,000 का डिफरेंस मान रहा हूँ। इस 80,000 के रेवेन्यू रिसिप्ट आप करोगे और ये जब नहीं होगी तो आपका यह जो कर्जा है इसको सपोर्ट में लेने के लिए जो आप यहाँ आंकड़े दे रहे हो 23,000 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा, वो कई गुना बढ़ेगा जो आगे दिखेगा। इससे एक बात और जाहिर होती है कि जब सरकार इतनी राजस्व हानि की हासिल ही नहीं कर सकेगी तो साफ ही जाहिर है व्यय करने के लिए भी सरकार के पास इतनी धनराशि कम उपलब्ध होगी, जिससे आवश्यक तथ्यों को छोड़कर कई विकास कार्य भी सरकार को मजबूरन कटौती करनी पड़ेगी और परिणामतः कई सारी योजनाएं धूल चाटती नजर आएगी। मेरे वाक्य रिकॉर्ड हो जाए, मैं रहूँ नहीं रहूँ तो भी आने वाली पीढ़ी उसको पढ़े। कई जगह तो ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे घर में नहीं है दाना और हम बढ़िया बुढ़िया चली भुनाना। कई सारी योजनाओं का मात्र शिलान्यास, समझ लेना, मेरे शब्दों को समझना, केवल और केवल शिलान्यास करके राजस्थान की जनता को धोखा देने के अलावा इस बजट में आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकोगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने
ये जो आपने पूंजीगत प्राप्तियां जो आपने अनुमानित की है, वो आपने पूंजीगत प्राप्तियां प्राप्त करने का जो 19-20 का बी था वो 69,000 करोड़ था। वो आपने जब एक्चुअल में हुए तो बढ़ करके, वही मैं कह रहा हूँ, आपने पूंजीगत सपोर्ट लेकर के 4,474 करोड़ बढ़ाकर इस पूंजीगत प्राप्ति को आपने 73,000 करोड़ किया। यहाँ आपने सपोर्ट करने के लिए 4,000 और अधिक लेना पड़ा। इसी तरह से 20-21 में बहुत कमाल है। मैं सोचता हूँ कि राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम मत करिए, कृपा करके सारी सेंसिटिव खत्म हो जाएगी। आपने 20-21 में जो बी सोची है प्राप्ति की, बी वो है आपकी 52,360 करोड़ रुपया। 52,360 करोड़ रुपया। इसका जब आपका एक्चुअल जो मैं वहाँ कह रहा हूँ आपको रेवेन्यू में, वो आपकी एक्चुअल पहुँच गई है 1,07,03 करोड़ रुपया। इसका मतलब आपने ये कहाँ से एडजस्ट किया? 48,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्जा जो आपने नहीं दिखाया वो आपने लेकर के इस बजट को पार करने का प्रयास किया है। इसी तरह से आप देखोगे कि 21-22 में आपने अनुमान सोचा है 66,501 करोड़ रुपया बी में लेकर आया कि हमें पूंजीगत प्राप्तियां होगी, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियां आरई में हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन फिगर को विशेष रूप से देखें। 1,29,667 करोड़ रुपया ये बजट को सपोर्ट करने के लिए आप पूंजीगत प्राप्तियां मतलब कर्जा, वो कर्जा एक तरह से आप जिस प्रकार से ले रहे हो, ये कर्जा लगभग होगा 63,195 करोड़ रुपया। ये आप कर्जे से लेकर के उस जो रेवेन्यू रिसिप्ट में कमी पड़ी उसकी पूर्ति कर रहे हो। अब की बार फिर आपने हवाई किला बनाया है। आपकी बी 21-22 में थी 66,000, आपने अब के बार बी में चले गए 1,31,324 करोड़ रुपया। क्या बनाना चाह रहे हो? मैं सोचता हूं कि 21-22 का जो बजट अनुमान था उसकी तुलना में 22-23 का बजट अनुमान 64,823 करोड़ रुपए का अधिक रखा। मतलब ये सीधा का सीधा पूंजीगत प्राप्ति का मतलब आप कर्जा लेकर के अपने बजट को एडजस्ट करने के लिए ये आपने इसमें रखा है। इसी तरह से पूंजीगत व्यय जो विकास के लिए सबसे बड़ा मापदंड कोई है तो पूंजीगत व्यय में से हम करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट और व्यय तो हमारा लगभग बराबर सा हो जाता है। कभी कभी और भी पूंजीगत घाटा भी हमको होता है। मान लो नहीं भी हुआ घाटा तो भी अब ये जो पूंजीगत व्यय है आपने सोचा था 19-20 में बी में 19,472 करोड़ रुपए से हम विकास कार्य करेंगे। एक्चुअल में आप विकास कितना कर पाए? 14,718 करोड़ का। इसका मतलब जितना आपने सोचा था विकास, ये कि ये भाटे लगे के लगे क्यों रह जाते हैं? ये इस कारण से रह जाते हैं कि उसको बजटीय सपोर्ट नहीं मिलता है, उसके कारण से वो काम आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि पैसा नहीं होता। तो आपने 4,754 करोड़ रुपया इस विकास कार्य में कटौती करनी पड़ी आपको। ये आपका 19-20 का अकाउंट बताता है। 20-21 का अकाउंट आपने माना था 21,618 करोड़ का हम विकास कार्य करेंगे, है ना। 20-21 में किया कितना है? 15,270 करोड़ रुपया। इसका मतलब आप इसमें जो विकास का खर्च होना चाहिए 6,348 करोड़ रुपया आप विकास में कम खर्च करके जो काम जहां अटका, ये 5-5 साल 7-7 साल योजना क्यों चलती है? इस कारण से चलती है कि हम लोगों को खुश करने के लिए और ताली पिटाने के लिए ये भी मिल जाएगा, ये भी मिलेगा का, जेब में होगा तो मिलेगा कहाँ से? तो ये आपकी दशा। अभी आपने क्या किया कमाल, आपने 21-22 में बी बनाई थी 24,215 करोड़ की, और अभी आपने रिवाइज एस्टीमेट में आप आए हैं 24 से सीधा 28,000 करोड़। और वास्तव में आपको जो मैंने दिसंबर का तक का आंकड़ा ढूंढा है, अभी तक आपका जो खर्चा हुआ 16,518 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इसका मतलब 16,000 करोड़ रुपया खर्च करके विकास का 9 महीने लगे। अब आप 3 महीने में चमत्कार करके 8,000 करोड़ रुपया खर्च करके विकास का काम पूरा कर लोगे। तो ये वास्तव में जनता के साथ ठगाई का धंधा हो रहा है।
इसी तरह से अब की बार आपने जो अपना बजट अनुमान में जो आए हैं आप, उसमें आप सीधे के सीधे है ना 34,000 करोड़ का हम विकास कार्य कर रहे हैं। कहाँ से करेंगे? पहले से तो डाउन से डाउन जा रहे, तो ये जो 43% का विकास का पैसा जो आप खर्च करने की बढ़ा रहे हो, ये आपके पास उपलब्ध नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको सही ढंग से कह रहा हूँ, आप इसको समझना चाहे तो समझे, न समझना चाहे तो आपकी इच्छा। बजट, अब ये बजट जो है वो जो आपका बजट था वो रेवेन्यू और पूंजीगत दोनों मिलाकर के 19-20 का बी बनाया था 2,33,000 करोड़ का आपका बजट था। वो एक्चुअल में खर्च कितना हुआ? 2,13। अर्थात आप अपने बजट को सब कुछ पैसा उधार लेने के बाद भी 19,416 रुपया कम खर्च कर पाए। इसके बाद आपने 20-21 का बी लिया, 2,25,000 करोड़ का बजट रखा अपने हाउस में, और आपने इसको अभी पूरा जो किया है वो 2,35,000। इसका मतलब आपने 9,247 करोड़ रुपया और अधिक कर्ज लेकर के बजट को इस 20-21 को पूरा किया। अब आपका जो है 21-22 का बजट है, 2,50,000 करोड़ रुपये का आपका टोटल बजट है जो पिछले 21-22 में रखा, और वो आरई में कितना चला गया? 2,50,000 का आपने बजट यहाँ हमारे को रख के थपथपाया, वो बजट आरई में पहुँच गया। समझने की कोशिश करना सब बंधुओं, 3,19,000 करोड़ रुपया आरई में आ गया है। 2,50 सोचा था बजट, वो बजट आ गया है 3,19,128 करोड़ रुपया। अब ये कहाँ से आएगा पैसा? या तो कर्जे में से निकलेगा, या अब आप इसको बी में सीधे उठ रहे हो आप। अब बी में कहाँ से? 2,50 से शुरू किया आपने 21-22 का बजट, अभी आपने सीधा 3,46 पे जा रहे हो। तो ये आएगा कहाँ से पैसा? ये केवल और केवल आंकड़ों का एडजस्टमेंट के आधार पे लोगों को झुंझुना पकड़ा करके नचाओ तो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपका बजट 21-22 का जो बी था, उससे सीधा ही 95,470 करोड़ रुपए का अधिक बजट इस साल आप पेश कर रहे हो, जो 3,46 किए जा रहा है। अब ये आपका व्यय जो है ना वो बता रहा है। व्यय में आपने जो 19-20 में सोचा था 2,10,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, हुआ 1,91। 19,288 करोड़ रुपया आप व्यय नहीं कर पाए, कम खर्च किया। इसी तरह से आपको 20-21 में 2,07,368 करोड़ रुपया का सोचा था, उसकी जगह 1,93 आप खर्च पड़ाए। इसका मतलब 13,789 करोड़ रुपया आप खर्च ही नहीं कर पाए 20-21 में। अब आप जो खर्चे में आ रहे हो वो 2,32 में आ रहे हो, 2,53 आपने आरई माना है, वास्तव में होगा नहीं जो। और अभी आपने बी जो सीधी बढ़ाई है वो आपने आ गए हो 2,73, है ना। आपका जो एक्चुअल आया था 20-21 में वो 1,93, और अभी आप जा रहे हो 2,73। अब ये जो आपकी 40,000 करोड़ रुपए की जो वृद्धि आ रही है, ये बजट कैसे, कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा, समझाने का प्रयास करें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। सबसे बड़ी आमदनी होती है वो कर से होती है। अब कर में आपकी क्या स्थिति आई है? 19-20 में आपने सोचा था कि हम 1,18,000 रुपया कर वसूल करेंगे, ये आपने बी में आया, और एक्चुअल में हुआ कितना? केवल 95,000। इसका मतलब आपको 22,910 करोड़ रुपया जो आपने वसूल करना, जो आपका काम है, आपने आखिर अपना अकाउंट मिलाया होगा कि हमको यहाँ से इतना इतना पैसा मिलेगा इस कर में, वो उसके आधार पे बजट बनाया। उसकी स्थिति ये हो गई है कि केवल और केवल आप 22,910 करोड़ रुपया वसूल नहीं कर पाए जो आपने अनुमान लगाया। इसी तरह से 20-21 में आपने सोचा है कि हमको 1,23,000 करोड़ रुपए की कर आएगा, आया कितना? वही 95। पहले भी 19-20 में वही 95 आया, और इसमें भी वही एक्चुअल कितना आया? 95,000 ही आया। आप इसी तरह से 21-22 में गए थे कि 1,30,000 करोड़ मिलेगा हमको, अभी आप आरई में 1,27 पे आए हो। मैंने जो हिसाब निकाला वो 31 दिसंबर तक का ही मेरे को आंकड़ा मिल पाया। आप केवल और केवल 80,000 करोड़ रुपया केवल रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब ये जो आपका कर है
ये आप केवल प्राप्त कर पाओ। इसका मतलब आपका जो है ना, जितना पैसा आपको मिलना चाहिए था 31 माना, उससे भी 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपको आज की तारीख में है। अब आप सीधे 22-23 में आ गए और सोचा क्या 22-23 में हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे, इतने पैसे आ जाएंगे कि सब जगह भाटे लगा देंगे। वो है 1,47,504 करोड़ रुपया हमको मिलेगा। अरे भैया, मिलेगा कहाँ से? कोई आधार तो बताओ। बढ़ोतरी भी हो सकती है 5-10 हज़ार। जब आप सब प्रकार की छूट दे रहे हो, आपने कहा मैं 1500 करोड़ रुपए के टैक्स में छूट दी है, तो फिर ये आपको कहाँ से आएगा, ये समझ में बना नहीं है। अकर राजस्व, इस अकर राजस्व में भी आपने 19,000 सोचा था, 19-20 में मिला केवल 15,000। इसका मतलब आपको 3,400 करोड़ अकर में भी कम मिला। इसी तरह से आप 21-22 में आए तो 19,595 सोचा था, आपको मिला 13,600, 5,942 करोड़ रुपया कम मिला। अब आप इसमें 21-22 में आए तो आपने सीधा ही 17,000 करोड़ का सोचा और आरी अपने बैठे बैठे बना दिया, वो 18,000 करोड़ की बना दी। और एक्चुअल में आपके पास 31 दिसंबर के दिन तक जो आपके पास अकर पैसा आया है वो 11,640 करोड़ रुपया आया है। कहाँ से क्या करोगे? आर ई और बी में अभी हमारे पास समय कितना बचा है? और अब आपने सीधा ही कितना माना? अकर माना 22,000 करोड़, है ना। आप अभी आए तो 13,000 करोड़ रुपये वसूल कर पाए, उसकी जगह आप सीधा का सीधा 22,000 करोड़ रुपया अकर आ जाएगा आपके पास। आएगा कहाँ से? तो केंद्रीय कर में बार बार हर एक जो भाषण देता है ना, सबने एक सोच लिया, हम सब लोगों के दिमाग पे चश्मा चढ़ गया है राजनीति का, हकीकत को नहीं समझना चाहते हैं, है ना। केवल उठे और गालियाँ ठोकी, उठे और गालियाँ ठोकी। केंद्रीय सरकार से सहायता, ये मैंने फिगर नहीं बनाया, आपने जो डॉक्यूमेंट दिया उसी आधार पे पढ़ रहा हूँ आपको, है ना। जो आपने 19-20 में सोचा वो 26,000 करोड़ मिलेगा, उसकी जगह मिला आपको 29,000 करोड़। 26 आपने अनुमान किया था, उसके 29। 20-21 में ज़रूर आपने 29,000 करोड़ माना, उसमें आपको कम पैसा आया, 24 ही आया। यहाँ आपको 5,097 करोड़ का कम आपको केंद्रीय करों से मिला। अभी आप जो 21-22 में जा रहे हो, आपने सोचा है 36,000 करोड़ मिलेगा, और अभी आपने आरई में स्वयं ने माना है 43,000 करोड़ रुपया। इसका मतलब पैसा बढ़ रहा है केंद्रीय करों में से। और अभी आपने जो है ना, इसमें इसका मतलब 24,300 और 32 रुपया सीधा का सीधा बढ़ोतरी हुई है। अब आपने जो माना है अगले साल, अगर आपको कोई अनुमान ही नहीं होता तो आप ये केंद्रीय करों में हिस्सा आपको मिलने वाला वो 45,317 करोड़ रुपये कहाँ से मिलने वाला है? क्या यह आंकड़ा भी इसी तरह से निकाला होगा या उनके कुछ आंकड़े देख करके मिलाया होगा? मैं सोचता हूँ वास्तव में आपका अकाउंट बनाने वाला बहुत कोई होशियार आदमी है, और आपने जिस तरह से कहा होगा उतने बनाना होगा, क्योंकि जब मालिक खुश तो दुनिया खुश, मालिक नाराज तो कहाँ रहेंगे। अब आप देखो क्या दुर्गति हो रही है। सामाजिक सेवाओं पर जो व्यय है, सामाजिक सेवा का मतलब शिक्षा, चिकित्सा, ये सारे हेड आते हैं, इस पर आपने 19-20 में जो सोचा था वो सोचा था 84,815 करोड़ रुपया खर्च हुआ केवल तैयार 73,802। इसका मतलब आपको 11,000 करोड़ रुपया जो आपने सामाजिक सेवा पे सोचा था उसमें कम खर्च हुआ। इसका मतलब वो पत्थर वहीं के वहीं चिपके रह गए, क्योंकि आपने सोचा था पैसा आएगा पर आया नहीं। इसी तरह से आपने 21-22 में सोचा 85,000 करोड़ रुपया हमको मिलेगा, आपका एक्चुअल मिला है 81,651 करोड़ रुपया, तो आपको 4,102 करोड़ रुपया कम मिला। अब आपने सीधा अपना जो है सामाजिक सेवाओं पर जो खर्चा बताया है 21-22 में वो 99,244 करोड़ रुपया, और अभी आरई में आप आए हो, इस 99,000 को भी बढ़ा करके आपने 103 करोड़ रुपया, 1,03,000 करोड़ रुपया का आपने माना है। जबकि आपका अभी, मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूँ, इन विद्वान लोगों से कह रहा हूँ, इस प्रकार के आंकड़े बनाकर राजस्थान की जनता को मत ठगने का धंधा करो। आपको इस दिसंबर ये जो अभी गया है, ये जो 21 का जो एंड हुआ है, उस समय तक आपकी आमदनी हुई है जो आपने 99 सोचा था और 103 आपने आरी कर दिया, उसमें केवल आपके पास पैसा आया 52,588 करोड़ रुपया।
जितना आपने सोचा ना उसका आधा भी नहीं आया, तो ये क्या जादू होगा 3 महीने में, कहाँ से आ जाने वाला है पैसा। इसी तरह से आपने दिसंबर के अब की बार आपने और छलांग लगाई है ना। आपने 22-23 में ये जो सामाजिक सेवा पे खर्चा जो कर रहे हैं, पुराना आपका अभी तो जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 81,000 करोड़ का है। आप सीधा बढ़कर के 1,11,000 करोड़ रुपया हम सामाजिक सेवा पे खर्च करेंगे। कहाँ से करोगे, कहाँ से आएगा? कोई गणित तो बताएगा, कोई जोड़ बाकी तो कहेगा कि नहीं कहेगा। तो सच में इसी तरह से आपने लिखा आर्थिक सेवाओं पर जो व्यय है, आर्थिक सेवा मतलब जिस कृषि के बारे में आपने थपथपाया ना खूब ने, वो उसको तो आगे बोलूँगा, लेकिन कृषि भी उसमें से एक है। उस कृषि का आपने पिछली बार छोड़ा था 66,603, खर्च हुआ 60,000, 5,852 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ 19-20 में। फिर आपने 20-21 में सोचा 58,900 करेंगे, 51,000 ही कर पाए, 7,544 करोड़ रुपया आर्थिक में कम खर्च किया। आपने आप बी में आए 64,644 और अभी आपने आरी बढ़ा दी 80,000 करोड़ रुपया, है ना। आपको जो है उसकी भी तो प्राप्ति नहीं हो रही है। और अभी मैंने जो आंकड़ा निकाला है 31 दिसंबर के दिन, उस दिन तक आपकी आर्थिक सेवाओं पर जो खर्चा हुआ वो 41,145 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो 3 महीने में आप क्या जादू 41 से 80,000 कर दोगे? क्या जादू होने वाला है? 41,000 को 3 महीने में जनवरी, फरवरी और मार्च में बराबर 40,000 रुपया करोड़ रुपया और आप है ना एक तरह से आर्थिक सेवाओं पे खर्च करके इस सबको उठा लोगे। अब की बार आपने बड़ा कमाल किया है। 22-23 में आपने जो आरी मानी है वो आपने 91,000 करोड़ रुपए की मानी है। अभी तो 41 पे अड़े हुए हैं, इस दिसंबर में 41 पे अड़े हुए हो। अब आप अगले साल के अप्रैल में कह रहे हो कि हमको 91,000 करोड़ रुपया आर्थिक सेवा पे खर्च करेंगे। कहाँ से आएगा भाई? कोई बजट को समझा तो सके कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, तब तो कुछ समझने की कोशिश करें। ये जो आपने कृषि जिसके लिए बहुत तालियां पिटवाई, तो आगे और बोलूँगा मैं। आप कृषि के दृष्टि से ये जो आर्थिक सेवाओं के विभिन्न मदों में राजस्व व्यय, ये आपने 19-20 में सोचा 9,744 सोचा, उसकी जगह आपका 10,000 हुआ, अर्थात आपने 571 करोड़ रुपया ज़्यादा खर्च किया। इसी तरह से आपका आएगा कि 20-21 में मतलब आपने 11,182 सोचा, 12,050 हुआ, इसमें भी आपको 864 रुपया ज़्यादा हुआ। अब आप बी में आए हैं 21-22 में, वो उसमें 11,287 सोचा, अभी आरी में 12,965 कर दिया। अब इसको आप सीधा एक तरह से जो आप आरी में आए थे उसमें 12,965 आपने माना। अब आपका बजट है 12,761, इसका मतलब 200 करोड़ रुपया कम होने के बाद भी बजट किसानों को समर्पित है। 200 करोड़ रुपया कम खर्च करके भी और बजट किसानों को समर्पित है। इस प्रकार की बात कहना, मैं सोचता हूँ इन आंकड़ों से तो कम से कम आप प्रमाणित नहीं कर सकते। अब कृषि संबंधित जो कार्य होते हैं जिसमें पूंजीगत व्यय होकर के विकास के काम होते हैं, उसमें आपकी स्थिति क्या है? 19-20 में आपने सोचा 341 करोड़ खर्च करेंगे, खर्च कर पाए केवल 206। कहाँ कटने लगता है? पूंजीगत से ही विकास की आधारशिला रखी जाती है। उसमें से आपका खर्च है ना 135 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ, रखा तो केवल 341। उस 341 में से भी 125 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ, फिर भी विकास हो रहा है। फिर आपने 20-21 में 259 करोड़ सोचा और इसमें आपको बढ़ा है 145 करोड़ ज़्यादा खर्च किया। 21-22 में आपने 521 सोचा, अभी आप बता रहे हो 640, इसमें भी आपका बढ़ा। आप इससे सीधे बी में 833 पे जा रहे हो। मतलब ये जिस प्रकार से आंकड़े बनाए हैं किसी ने भी, मैं सोचता हूँ आपकी भावना का आदर करते हुए उसने कहीं न कहीं जोड़ बाकी बिठाने का कोशिश की होगी, बाकी ये पैसा कहीं आ नहीं सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। अब ये आपने जो है कृषि बजट, ये आपका सारा कृषि को समर्पित है, इसको आगे और बताऊंगा। इस कृषि बजट पर आपने 35 घोषणाएं की। कितनी? 35। और अमाउंट कितना है उस 35 घोषणा में? 43,701 करोड़ रुपया खर्च होगा। 43,701
701 करोड़ रुपया खर्च होगा। और उधर मैंने बताया आपको 200 करोड़ रुपया आप अपने बजट में ही मान रहे हो कि हमको पिछली आरी से इस बार हम में जो आरी में आ रहे हैं उसमें से घट रहा है। बजट कृषि में पूंजीगत व्यय आपने 833 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। कितना? 833 करोड़ रुपया। और उधर में आपका सारा मिला करके आर्थिक सेवाओं में और पूंजीगत व्यय मद में कुल बजट प्रावधान का 19,218 करोड़ का है, जिसमें ग्राम विकास ये सब योजनाएं इसमें है। टोटल पूरा आर्थिक विकास में जो आपका बजट बता रहा है वो खर्चा होने वाला है 19,218 करोड़ रुपया। तो आप ये कृषि को जो मैंने अभी आपको फिगर बताया, इतने हजार करोड़ की जो आपने घोषणा की है, इन घोषणाओं की पूर्ति कहाँ से होगी ये समझने का चमत्कार वास्तव में कोई न कोई जादूगिरी दिखती है, बाकी तो बहुत असंभव है। अब आपने जिस जल जीवन मिशन को लेकर के जो भी उठे ठोके, आपने यार 45 साल 44 साल तक राज किया, क्या ये समस्या आपसे हल नहीं हो रही? आप नहीं सोच सकते थे कि राजस्थान में पानी लाने के लिए एक आदमी को लगाए रखना पड़ता था? ये बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य को नहीं मालूम था? इतने सालों तक दिल्ली में राज करने के बाद उस समस्या का निदान आप नहीं कर सके। और ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद जल जीवन मिशन सेकेंड टाइम में उसने कहा नहीं, मैं प्रत्येक घर को नल की टोंटी से पानी दूंगा, इसकी योजना बना रहा है और आपको पैसा दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा नहीं दे रहा है, पर आपकी जेब में कुछ है ही नहीं, उसको मिला के खर्च करने के रिश्ते अटके हुए हो। दोष किसका है और जवाब किसको दे रहे हो? इस योजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, क्योंकि इसमें पहले आप 90-10 करते थे, अब उन्होंने कहा नहीं बराबरी का हिस्सा है, अगर खर्च करना चाहो तो करो, अपनी जेब से भी कुछ गांठ का गोपीचंद खोगे तो सही जगह लगेगा, नहीं तो आओ और कोई तो पाइप खा रहा है, कोई क्या खा रहा है। अपने और मैंने राजस्थान की विधानसभा में कई बार देखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वर्ष 24 तक प्रदेश में 1,01,00,000 कनेक्शन होने थे। 1,32,274 घरों को कनेक्शन देने की आपकी ये सारी योजना है। इसमें आपने लक्ष्य क्या रखा था पहले साल 2021 में? थोड़ा सा इस आंकड़े को माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग करो, उसमें देखो कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और ये अधिकारी क्या कर रहे हैं। 20,70,000 कनेक्शन करने का आपने लक्ष्य रखा था कब? 2021 में। लगे कितने? 7,084। मतलब 20,000 का लक्ष्य रखा आपने और उसमें से कनेक्शन हुए राजस्थान में 7,84,000। 21-22 का और बताता हूँ। 21-22 में लक्ष्य क्या रखा आपने? 30 लाख परिवारों को जा के भाटे सब जगह लगाया। तुम्हारे गांव में नल कनेक्शन आ रहा है, नल, अरे नल कैसे आ रहा है? पानी नहीं है तो नल कहाँ से आ रहा है? जिस योजना को सपोर्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए खर्च करना चाहिए, वो अगर आप खर्च नहीं करोगे, 30 लाख परिवारों को देगा तो जनवरी 22 तक, ये अभी जनवरी 22 तक का निकाला मैंने, इसमें केवल और केवल 30 लाख में से 4,31,000 कनेक्शन हुए। डिपार्टमेंट के अधिकारी से पूछ लीजिए, फिगर तो गलत तो नहीं बता रहा कहीं, ताकि कम से कम मेरे को मेरी सच्चाई का पता लगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जनवरी के एंड तक के कनेक्शन जो आपने किए हैं वो 30 लाख में से 4,31,000 आपने लगाए हैं कनेक्शन। ये तो आपकी ज़िंदगी नहीं लगना है अगर इस तरह से चले तो। अब वित्तीय सपोर्ट देखो आप, ऐसा नहीं है केंद्र सरकार ने बार बार आप उठ करके जो पत्थर फेंकते हो ना, इसके कारण से माथे में जब लगता है तो दर्द तो होता है कि देने के बाद भी इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। कुछ तो कम से कम रहम करना चाहिए आपको। 19-20 में और 20-21 में और 21-22 में सब मिलाकर तीनों सालों में केंद्र सरकार ने आपको जो पैसा अलॉट किया है वो 13,982 करोड़ रुपया। कितना? 13,982 करोड़ रुपया आपका आवंटन किया। इस जल जीवन मिशन को आप जल्दी से आगे बढ़ाओ। आप खर्च कितना कर पाए? आप खर्च कर पाए केवल 2,452 करोड़ रुपया। 13,000 करोड़ रुपया का अलॉटमेंट उन्होंने किया, आप केवल खर्च कर पाए 2,452 करोड़ रुपया। 3 साल में केवल प्राप्ति आपकी क्या रही है? 18%। कितनी प्राप्ति रही? 18%। राज्य सरकार पर्याप्त बजट होने के बाद भी बार बार 90-10 अरे केवल आप ही क्या उनके
नज़दीक हो, बाकी हिंदुस्तान की जनता उनके नज़दीक ही नहीं है। वो जिस कुर्सी पे बैठे हैं उनको सबके साथ न्याय करना पड़ेगा। आपके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न निकालेंगे क्या? अगर देश के सब लोगों ने स्वीकार करके इस लाभ ले रहे हैं योजना का, और कई राज्यों ने इसने बहुत अच्छी प्रगति करी, हमने प्रगति नहीं करी। अब आपका ये अब असंतुलन भी और देखो, आप मॉनिटरिंग करो प्रभु। ये जो मरुस्थल जिला है बाड़मेर, ये जो 18% आपकी बता रहे हैं ना उपलब्धि, ये राजस्थान की 18%, इसमें भी बाड़मेर की क्या है? बाड़मेर की 10%। जैसलमेर की उपलब्धि क्या है? 4.24%। जो जिले इसके लिए तकलीफ में है, जिसके लिए इतना जोर से भाषण दिया, उस जिले की दशा देख करके भी तो उनको थोड़ी चिंता करनी चाहिए कि हमारे तो कम से कम ठीक कर लें। ये जनजाति बहुल का बताता हूँ मैं आपको, है ना। पैसा होते हुए भी प्रतापगढ़ में अभी तक इन 3 सालों में 8.6% नल कनेक्शन हुए हैं, और डूंगरपुर में 10.8 हुए हैं, और बांसवाड़ा में 7.9 हुए हैं, और उदयपुर में 14% हुआ है। तो क्षेत्रीय संतुलन भी नहीं हो रहा है पैसों का, जिसके कारण से आपको इस प्रकार से इस योजना में कुल 43,323 गाँवों को आपको लाभान्वित करना है, और अभी तक 977 गांव केवल इससे लाभान्वित हुए हैं। ये प्रगति आपकी है। मैं सोचता हूँ कि इसको क्या कहें। और आपने और हमने सब ने एक बात नीतिगत फैसला किया था कि आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल ये कम से कम 100% इस पानी की इस योजना से जुड़ जाए, लेकिन उसमें भी आपकी उपलब्धि नहीं आई। आपने देखा होगा कि इसमें हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे में 100% सभी संस्थाओं को नल के कनेक्शन से जोड़ दिया। राजस्थान की प्रगति अभी केवल और केवल 50% है, जिसको 100% जोड़ लेना था स्कूल और आंगनवाड़ी को, उसमें भी आप नहीं जोड़ पाए। अब जिस पेंशन योजना के बारे में मैं भी अगर पेंशन प्राप्त करता हूं तो आपकी बात को तारीफ करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि पुरानी पेंशन योजना में मतलब जो कर्मचारी है उसको देना कम पड़ता था, लेना ज़्यादा होता था, इसलिए हर व्यक्ति उस पेंशन योजना को पसंद करता है। इसमें किसी को कोई दो एतराज़ नहीं। मैं सोचता हूँ चाहे आप हो मैं हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा जान कर देना चाहता हूँ। पहले क्या होता था कटौती में, कर्मचारी के जीपीएफ में जमा होता था, जिस पर उसकी निश्चित ब्याज देय होता था। जो भी जीपीएफ में जमा हो जाता उस पैसा मिलता था। पूरे सेवा काल में की गई समस्त कटौती मय ब्याज कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर उसे यह पैसा वापस मिलता था। अंतिम आरहित जो भी उसकी लास्ट पे ग्रेड होती थी उसका 50% का उसको पेंशन मिलता था, और समय समय पर उसमें और भी बढ़ोतरी होती थी। पुरानी पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत जीपीएफ खाते में जमा राशि का पूरे सेवा काल में अगर वो लेना चाहता था तो 75% एडवांस भी वो अपनी शादी ब्याह किसी भी समय परिवार के लिए कर सकता है। नई पेंशन योजना में क्या है, जो किसान जो भी कर्मचारी होगा उसको लगेगा। कर्मचारी द्वारा मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते का 10% स्वयं कटाता है, और 10% राज्य सरकार उसमें मैचिंग ग्रांट मिलाती है, और ये पीएफआरडीए अकाउंट में जाकर के जमा हो जाता है। पूरे सेवा काल में एकत्रित फंड स्वयं का प्लस योगदान राज्य का, इसको 60% वो उसमें उसको जो है 75% तक का पैसा निकालने का अधिकार था, इसमें केवल उसको 60% पैसा निकालने का अधिकार है। शेष 40% फंड जो बचता है वो 20 सालों की किस्तों के रूप में उसको पेंशन में मिलता है। उसे नवीन पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत पेंशन फंड में से पूरे सेवा काल में 3 बार केवल पैसे निकाल सकता है, उसको लिमिट बांधी हुई। चलो सा समझ में आता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा अनजान आदमी हूँ, ये जो मेरे पास आंकड़े हैं जो आपने मुझे बजट एट ए ग्लांस और जो डॉक्यूमेंट दिए है, आज की तारीख में जो पेंशन लागू है उस पेंशन योजना के आधार भी आपको कितना पैसा पेंशन का खर्च देना पड़ेगा कर्मचारी को, वो जो बता रहा हूँ। जो 2004 की पेंशन स्कीम बदल जाने के बाद भी जो पुराने लोग हैं रिटायर्ड हो रहे हैं उनको कितनी पेंशन देनी पड़ेगी, तो 23-24 में आपको 33,000 करोड़ देनी पड़ेगी। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जो आपका
32-33 का आया। 2032-33 में भी पुराने लोगों को, नए को नहीं, पुराने लोगों को 40,201 करोड़ रुपया आपको पेंशन देनी होगी। अब आप नई पेंशन पे आ जाए। जो आपने पुरानी पेंशन को रिवाइज की, प्रदेश सरकार यदि कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना बहाल करती है तो उसे हर महीने में, जो मैंने कैलकुलेशन किया, हो सकता है मेरे आंकड़े कुछ कम ज़्यादा हो तो आप उसको ठीक कर लेना, हर माह करीब 344 करोड़ रुपए की बचत होगी। इनको क्या होगा, अप्रैल से ही, क्योंकि उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को रिवाइज कर दिया। इसका मतलब इस समय जो परसेंटेज 10 कट रहा था, 10 आप मिला रहे थे, उसके कारण से आपको 344 करोड़ रुपया प्रति महीना इसमें बचत होगी। अगर ये 12 महीने और 12 साल तक, क्योंकि रिटायरमेंट तो 2032 के बाद आएगा, पहले तो आ नहीं सकता, उस समय तक आप इस खाते में 49,536 करोड़ रुपया अपने बचा करके रखोगे। समझने का प्रयास करना। ये अगर आपने जो लागू कर दी तो हर महीने अब 2022 आ रहा है अप्रैल, यहाँ से लेकर के जब तक वो रिटायर्ड होगा 12 साल बाद, मानूं मैं 32 में, तब तक राज्य सरकार को 49,536 करोड़ रुपए की बचत होगी और 35 तक राज्य सरकार के कोष में जाएगी। 1 अप्रैल 4 से जिन लोगों को आपने नई पेंशन में जोड़ा है, उनका कर्मचारियों का अब तक है ना, अगर 2,000 करोड़ रुपए भी माने तो लगभग 40,000 करोड़ रुपया आज की तारीख में उस 4 से लेकर के आज 21 तक 17 साल का पैसा सरकारी खजाने में जमा है। अब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 2 घोषणा कर दो, मैं भी ताली बजाऊंगा। एक तो आप ये कह दो कि 1 अप्रैल 2022 के बाद अब कर्मचारी का 10% पैसा नहीं कटेगा, जैसी पुरानी स्कीम में कटता था उसी हिसाब से कटेगा, ताकि एक मुक्ति मिल जाए। वो आप कह देना, बोलो जब। और एक ये कह देना कि ये जो 17 साल के पैसे उसके और सरकार के दोनों को इकट्ठे हुए, तो कम से कम उसका जो पैसा है उसको जीपीएफ का मानते हुए उसके खाते में ट्रांसफर कर दो, ताकि उस कर्मचारी को पुरानी पेंशन का जो लाभ था वो पूरा का पूरा मिल जाए। कर देना घोषणा। और उसके बाद जो है ना, मैं सोचता हूँ कि इस योजना को लागू करो, न तो 32 में आप रोगे न मैं रहेंगे, रोने वाला रोएगा। कोई हिसाब तो लगाए नहीं कि पैसा कितना देना पड़ेगा। कृपा करके आप इन विद्वान साथियों से इतना कह दो कि आपको जिस दिन 2022 में रिटायरमेंट इन लोगों को पुरानी पेंशन से होगा, जो आपने 40,000 करोड़ रुपया सोचा था, वो इसको मिला करके कितने हजार करोड़ रुपया राजस्थान की जनता अपने टैक्स से देगी, इसके बारे में भी स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं। अब आपने भर्तियों के बारे में बहुत ही, मैं सोचता हूं कि भर्तियों के बारे में हर बच्चा बहुत आसानी से रहता है जिंदगी में, यही सबसे बड़ा उसका जीवन का खुशहाली समय होता है, लेकिन कोशिश करूंगा जितना संभव। मुख्यमंत्री बोले इतना मैं सोचता हूं कि आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था 5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, फिर उसके बाद आपने 19-20 में कहा 74,500 इतने को मिलेगी, फिर आपने अगले 20-21 में कहा 53,000 मिलेगी, फिर उसके बाद कहा कि आपने 20-21 में 52,000 लोगों को मिलेगी, और इस साल आपने घोषणा की 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। चलो 1 लाख को अलग रखते हैं। अभी तो जो 180, उस 180 में ईमानदारी से आपके यहाँ जो भी बैठे हों उनको कहना, मुझे इस 180 में से जो आपने बिल्कुल कैटेगरी वाइज किसमें कितने पद भरेंगे, उसमें से कितने भरे वो रिप्लाई में दे जरा, मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा कि आपने 180 जिसकी आपने बजट में घोषणा की, उसमें से कितने लोगों को नौकरी पे चढ़ा दिया, तब तो बात आपकी समझ में आएगी। दुर्भाग्य है उस बच्चे का कि हमारे यहाँ जो स्थिति अब राजस्थान में बनी ना, इन नकलचियों ने और गिरोह ने सारे बच्चे के भविष्य पर अंधकार छा दिया, और वो गरीब बच्चा जो बड़ी मुश्किल से अपने माँ बाप को खेत गिरवे रख के पढ़ता है, उस बच्चे को अंधकार में डाला है ना। कभी पेपर लीक हो जाते हैं, उससे आउट हो जाता है।
कभी आपकी परीक्षा कोर्ट में जाकर चिपक जाती है इसलिए रुक जाता है, कभी और किसी न किसी संकट में आ जाते हो, ये भर्तियां हो नहीं पाती है। कृपा करके आप इस पर मेहरबानी करो यार, उस बच्चे को कम से कम जो नौकरी आप निकालते हो उसकी इतनी परफेक्ट व्यवस्था करो कि कम से कम ये नकलजी और चोर गिरोह जो है ना ये बाहर हो, ताकि उस बच्चे को किसी प्रकार से आप बचा सको। इतनी तो कृपा करो कम से कम। अब आपने मुख्यमंत्री संबल योजना, मुझे मैंने कहा था ना, आपने कहा था कि हर बच्चे को या तो नौकरी मिलेगी या भत्ता मिलेगा। बच्चों ने वोट दिया, वो 3 नारे आपके ना, आपको कोई बहुत ज़्यादा राजस्थान में नहीं, 50,000 वोट ही ज़्यादा मिला। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है। केवल और आपके बीच में, हमारे बीच में जो वोटों का अंतर था वो केवल 50,000 वोटों का था और 52,000 पोलिंग स्टेशन है। लेकिन इसके कारण से जो भी हुआ कोई बात नहीं, आपने जैसा बनाया, सरकार बनाने का जो तौर तरीका बनाया, मैं सोचता हूँ कि आपने कहा था कि हम इनको इतना पैसा देंगे, फिर आपने कैप लगा दी कि कितने बच्चों को देंगे, 1,60,000 को ही देंगे। क्यों कैप लगाने की जरूरत क्या है, जब क्या एम्प्लॉयमेंट में 16 लाख बच्चे तो रजिस्टर्ड है। राजस्थान बेरोजगारी की दृष्टि से आज ही आया, पहले तो हम दूसरे स्थान पे मानते थे हरियाणा के बाद, लेकिन आज राजस्थान बेरोजगारी की दृष्टि से हिंदुस्तान का पहला राज्य बनने का दुर्भाग्य बना है। मैं सोचता हूं कि आपने ये जो 1,60,000 इस बार कैप को थोड़ा बढ़ाया और कैप को आपने क्या किया, 2 लाख कर दिया। अब 80-85,000 तो वसुंधरा जी के टाइम पे बेरोजगारी भत्ता मिलता था, फिर भी आपने उसको कड़ा, पर उसके साथ शर्तें क्या जोड़ दी, उन शर्तों को समझो भैया। क्या उन शर्तों को जोड़कर उन बच्चों को दूर हटाना आपका मकसद हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। आपने 3 माह के कौशल प्रशिक्षण लेना पड़ेगा एक तो, फिर क्या है कि आपको किसी न किसी दफ्तर में जाकर नौकरी करनी पड़ेगी। अब वो 4,000 की नौकरी करने जाएगा और स्कूटर में पेट्रोल डालेगा, वो ज़्यादा जल जाएगा। कौन मूर्ख होगा जो गांठ का पेट्रोल डाल करके वहाँ नौकरी करने जाएगा। क्यों झुंझुना बजाते हो, इस तरह से बच्चों को क्यों गुमराह करने का प्रयास करते हो। मैं सोचता हूँ जन घोषणा पत्र को छोड़े, जो कुछ भी आप और कोई लोग बोलेंगे, अब ये जो नरेगा 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 मैंने समझ नहीं पाया। मैं अपनी ताली बजे मैं बजाई और आपने क्या कहा कि हम अब शहरों में शुरू करेंगे, और शब्द इतना चतुराई से लिखा है मैं समझ नहीं पाया हूँ। मैं शब्द को समझना चाहता हूँ आपसे भी। आपने की थी इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष में, अब आप यही तो 22-23 लिख देते हैं ना, आगामी वर्ष और कदिया, ये बजट ही 22-23 का है तो आगामी वर्ष क्या है, 23-24 वाला है क्या, स्पष्ट कर देना। आगामी वर्ष है या इसी वर्ष से आप लागू करोगे, ये चक्कर देने का काम मत करो। आगामी वर्ष बहुत चतुराई से शब्द निकाला है, इसी तरह से बहुत चतुराई से शब्द निकाला है। बहुत धन्यवाद आपके बजट बनाने वाले को कि आपको क्या खुश करने का प्रयास किया है। और उसने आगे लिखा है ग्रामीण क्षेत्र में 125 दिन का मिलेगा, उसमें भी यही लिखा है 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिन की घोषणा करता हूं। इसमें भी लिखा आगामी वर्ष। अभी आगामी वर्ष कौन सा है, ना आप रहोगे ना मैं रहूंगा, आगामी वर्ष है। या लिख दो, मेरी गलती हुई है तो आप बोल जाना 22-23, मुझे कोई एतराज नहीं। शांत रहे। महात्मा गांधी नरेगा योजना, जिसके नाम से आप मारे जा रहे हो कि ये कर दिया वो कर दिया, आपकी स्थिति क्या है जो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। ये ना, आपने इसका सारा पैसा केंद्र सरकार से मिलता है। अकुशल श्रमिकों की मजदूरी भुगतान की संपूर्ण राशि केंद्र सरकार देता है। अर्ध कुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी तथा सामग्री पर व्यय राशि का 75% पैसा कौन देता है, केंद्र। मिठाइयाँ कोई बनावे परोसो, आप उसे मैं लाया हूँ कम से कम सच्चाई तो बताओ कि हो क्या रहा है। पता नहीं यार। और इसके बाद आपने दिखा राज्य सरकार द्वारा क्या क्या आप क्या खर्चा करते वो भी बताता हूँ। अर्ध कुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी भुगतान एवं सामग्री व्यय पर 25% राज्य करता है। रोजगार की मांग करने पर अगर आप समय पर रोजगार नहीं दे सको तो जो फाइन लगता है वो आपको देना पड़ता है। अब राजस्थान रोजगार परिषद के मैं आंकड़े देख रहा था, है ना, हमारे यहाँ 20-21 में जो कार्ड बने थे वो 1 करोड़ 12 लाख लोगों का कार्ड बने थे।
उसमें से कार्य का नियोजन कितना हुआ? 75 लाख का, जो कार्ड बन गए 1/12। और इधर आपको 21-22 में 1,20,00,000 का बना, उसमें केवल और केवल अभी तक 63 लाख को रोजगार से जोड़ सके। आगे चले। अब ये जो प्रति परिवार उपलब्ध कराए औसत रोजगार दिवस बाल फोगट का, फिर भी कितनी सफलता हमारी देखो। 61 दिवस मिला है आपको रोजगार, एवरेज 61 वो मिला 20-21 में, और अभी 20-21 में और 21-22 में रोजगार मिला वो केवल और केवल 42 दिन का मिला है। अब आपके पास 100 दिन की तो है, दे रखा है, उसको पूरा नहीं कर रहे हो, और बजाओ ताली 125। अरे यार कमाल ही करते हो। और आपका देखो ये 100 दिन का कार्य कितने लोगों को मिला है, जो आपकी सीमा में है, जो आप कर सकते हो 100 दिन की रोजगार। 100 दिवस में आपने 20-21 में केवल और केवल 1,23,000 लोगों को काम दिया है। 12 मतलब एक तरह से आपके पास 1,12,00,000 का तो कार्ड बने हुए हैं, और आप रोजगार कितना दे पाए 100 को? 1,12,000 लोगों को। और आपने अब की बार केवल 2,57,000 लोगों को 100 दिन का रोजगार दे पाए। तो जो आपकी लिमिट है उसको तो कृपा करके पूरी करो कम से कम। मैं सोचता हूं कि इसमें भौतिक प्रगति देख करके आपको आश्चर्य लगेगा। मैं सोचता हूं कि भौतिक प्रगति में प्रति परिवार रोजगार का औसत 18-19 में था शायद 57 दिन का, 19-20 में था 53 दिन का, 20-21 में था 61 दिन का, और 21-22 में केवल 47 दिन का रोजगार एवरेज आया है। मैं सोचता हूँ 100 दिन की मजदूरी में मैंने आपको आंकड़े बताया, कुल परिवार जो है हमारे जो काम में लगे हैं, कुल परिवार जो लाखों में है, वो केवल 51,000, 55,000, 75,000 और 63,000। अभी मेरी मुख्यमंत्री जी आपसे विनम्र प्रार्थना है, ये जो उच्च शिक्षा है आपके इस कॉलेजों के कारण से ग्रामीण बच्चे को अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए एक अच्छा अवसर मिला है। आज कम से कम ग्रामीण बच्चियां भी इन कॉलेजों में आकर के अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनकी हालत पर शायद कोई मॉनिटरिंग नहीं करता है। या तो हम खोलते हैं तब बजट को तो ध्यान में रखते नहीं, केवल झुंझुना पटका देते हैं कि चलो खोला ये खोला, उसकी कोई सपोर्टिंग पैसा नहीं है। और इसलिए आपने 123 नए महाविद्यालय खोले, 17 महाविद्यालयों में आप स्नातकोत्तर किया, अधिकांश महाविद्यालयों में भवन की स्वीकृति नहीं हुई, 13 महाविद्यालयों के लिए जमीनी तय नहीं हो पा रही अभी तक, और आपने 40 ऐसे महाविद्यालय जिनके भवन निर्माण के लिए बजट का आवंटन ही नहीं किया। जिन महाविद्यालयों में बजट आवंटन किया, एक भी बिल्डिंग कंप्लीट होकर के बच्चे को उपलब्ध नहीं कराई है 19 से लेकर के अब तक। आप सोच सकते हो क्या है। और इस रिक्त पदों की स्थिति देख करके तो ऐसा लगता है कि हम बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं या बच्चे के भविष्य से खेलना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ मैं 20 किलोमीटर दूर जाके कॉलेज में पढ़ लूँगा, अगर स्टाफ मिलेगा तो मेरे परसेंटेज ठीक बनेंगे, अगर वह स्टाफ नहीं होगा तो मेरे परसेंटेज नहीं मिलेंगे। मैं सोचता हूँ कि आप केवल 2 फिगर देना, वैसे तो मेरे पास सारी है। प्राचार्य के 292 से 208 खाली है, सहायक प्राचार्य में 6,962 में से 2,792 खाली है, मतलब 40%। पुस्तकालय, कुल पुस्तकालय की पोस्टें कितनी है? 200, अध्यक्ष महोदय 274 कुल राजस्थान में पुस्तकालय की पोस्टें स्वीकृत है, उसमें से 247 खाली है। क्या कॉलेज चल रहा है? क्या वहाँ की लाइब्रेरी चल रही है? कौन देख रहा है? पियोन देख रहा होगा। मैं सोचता हूँ कि ये जो स्थिति है प्रयोगशाला सहायक है ना, 539 प्रयोगशाला सहायक है, उसमें से केवल 455 खाली है। इसका मतलब 85% पोस्टें आपकी खाली। ये कई हालात 4 मिनट्स, 1 घंटा विल बी डिसाइडेड इन 1 आवर 4 मिनट्स। विश्वविद्यालय की भी ऐसी स्थिति है। अब मेडिकल कॉलेज के बारे में थप आया, कितने कॉलेज? हमने 23 मेडिकल, काट के गोपीचंद 45 साल तक है किया रहे, 45 साल तक सरकार चलाई है, तब 7 मेडिकल कॉलेज राजस्थान को मिला। अब प्रधानमंत्री मेडिकल कॉलेज देता है तो ईमानदारी से उसके बारे में भी तो 2 शब्द बोल दो यार। अगर वो ये योजना बनाकर हर जिले को मेडिकल कॉलेज नहीं देता तो क्या राजस्थान में सब मेडिकल कॉलेज मिल जाते? मैं सोचता हूँ इसके बारे में भी कम से कम कुछ सच्चाई। एक बार मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ, इस सीट परीक्षा में जिस प्रकार का गालमेल हुआ है, अगर आपके मन में कहीं गांधी जिंदा है
तो मेरी विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस स्कैंडल के आधार पर उस व्यक्ति तक पहुंचो जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का केवल और केवल शिक्षा संकुल की जिम्मेदारी बाकी सब जगह पर प्रशासन ने किया, पुलिस ने किया। यही क्या विशेषता थी कि जिसके कारण से ये जिम्मेदारी इन प्राइवेट लोगों को मिली और उनमें से कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं, कुछ अभी भी भागे हुए हैं। और ये जो मीणा है ये तो प्राइवेट कॉलेज चलाता है, उसका कॉलेज सेंटर है और वहाँ से डबल लॉक की चाबी से काट करके पेपर निकाल के ले जाता है। इसका मतलब उसको लगाने वाला भी दोषी है कि नहीं है? क्यों लगाया? केवल वही दोषी नहीं है, उसको लगाने, मैंने उस दिन भी कहा, जब तक आप इस दोषी को नहीं पकड़ोगे ना, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। अब बिजली कंपनियां आप डूब जाओगे, है ना। हमने 2000 में बिजली कंपनियां बनाई की थे, व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन बिजली कंपनियां निरंतर घाटे में। हमने 15-16 में उदय। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक